नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, दिल्ली की सुल्तान, तो इस चैप्टर में हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में देखेंगे। दिल्ली का सुल्तान कौन कौन था, किसने दिल्ली पर शासन किया, कौन दिल्ली को राजधानी बनाया, और दिल्ली कब से राजधानी बनना प्रारंभ हुई, और कौन किसके साम्राज्य में दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी, और दिल्ली पे कौन कौन शासक थे जिन्होंने अपना शासन चलाया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस चैप्टर में हम देखेंगे, जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, और ये 7th क्लास की हिस्ट्री बुक है। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ, और एनसीईआरटी बुक को दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ अन्य वन एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। तो दोस्तों, आपने देखा था कावेरी डेल्टा के क्षेत्र के पास जो पहले राजा हुआ करते थे, उनको हरा करके कोई और राजा बन गया। इस तरीके के कुछ हम आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। तो उसी के आगे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य की जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा कोई राज्य नहीं था, ऐसे किसी राज्य के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा नहीं किया था कि जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। तो देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण शहरों में इसका जब चर्चा हुई तब ये 12वीं सदी में हुई। उसके पहले दिल्ली की चर्चा नहीं हुआ करती थी, और दिल्ली उसके पहले अस्तित्व में नहीं आया था। तो 12वीं सदी में ये महत्वपूर्ण शहरों में इसकी गिनती होने लगी। 12वीं सदी में ये अस्तित्व में आया दोस्तों, उसके पहले ये नहीं था। इस वजह से हमने पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम यहाँ पर दिल्ली के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ 12वीं सदी, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 12वीं सदी में दिल्ली आया, तो हम यहाँ पे 12वीं सदी के बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि तालिका 1 पर नज़र डालिए। तो भी हम आपको तालिका 1 दिखाते हैं दोस्तों। तालिका नज़र पर 1 डालिए। पहले पहल, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो तोमर राजपूत हुआ करते थे, उनके शासनकाल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी, और वो कौन सा राजा था जिसने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को बनाया था। तो देखते हैं दोस्तों तालिका नंबर 1, और वहाँ पर तोमर राजपूतों में कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी बना रखी थी दिल्ली को। तो ये है तालिका नंबर 1, दिल्ली के शासक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो तोमर का साम्राज्य था, उस समय दिल्ली को किसने सबसे पहले राजधानी बनाया। तो आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 तक तोमर का वहाँ पर शासन चलता था। और सबसे पहले जिन्होंने साम्राज्य बनाया, जिसका साम्राज्य वहाँ पर चलता था और जो दिल्ली को राजधानी बनाए, वो थे दोस्तों अनंगपाल। अनंगपाल ही पहले शासक थे जिन्होंने 1130 से लेकर के 1114 तक शासन किया, और इन्होंने दिल्ली को जो है अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था दोस्तों। तो फिर हम चलते हैं थ्योरी पार्ट पर और देखते हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण कंटेंट जो आएंगे उसके बारे में हम इस तालिका को दिखाते रहेंगे आपको। साथ साथ में थ्योरी पार्ट देखेंगे, साथ में तालिका से भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम दोनों को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आपने देखा दोस्तों कि अनंगपाल जो थे, उन्होंने दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। उनका साम्राज्य दिल्ली के आसपास था दोस्तों। 12वीं सदी के मध्य में, तो 12वीं सदी के मध्य में तोमर को उजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप जानते हो चौहानों को चाहमान के नाम से जाना जाता था, और ये 12वीं सदी के मध्य में, और इन्हें अजमेर के चौहान के नाम से जाना जाता, और इनका शासन जो है अजमेर के आसपास रहता था, चौहानों का क्षेत्रफल। इन्होंने दोस्तों 12वीं सदी में तोमरों को परास्त कर दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
तो देखो दोस्तों, उस समय ही जो है दिल्ली जो था वो वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। तो वहाँ पर जो व्यापारी होते थे उसमें वो व्यापारी बहुत समृद्धशाली थे दोस्तों, और उसमें जैन व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो देखो दोस्तों, दिल्ली में जो है अनेकों मंदिरों का निर्माण उस समय करवाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे देहली कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वाणिज्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था दिल्ली, और समृद्धशाली जो जैन व्यापारी हुआ करते थे उसी क्षेत्र में रहते थे, और जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों, क्योंकि वो व्यापारी थे, काफ़ी समृद्धशाली थे। और वहीं पर सिक्के ढाले जाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, देहली वाले सिक्के के नाम से ये सिक्के जाने जाते थे। आगे देखते हैं, 13वीं शताब्दी में थी ये जो कहानी थी दोस्तों, ऊपर 12वीं शताब्दी की कहानी थी। अब हम 13वीं शताब्दी में देखते हैं। तो 12वीं शताब्दी में ये हुआ था कि जो दिल्ली जो साम्राज्य था, दिल्ली साम्राज्य जो दोस्तों अनंगपाल जो थे उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना रखी थी। फिर 12वीं शताब्दी में चौहानों से तोमर वंश का युद्ध होता है और उसमें तोमरों की हार होती है। उसके बाद फिर आपने देखा कि दिल्ली किस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 13वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो देखो दोस्तों, 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया। यानी 13वीं शताब्दी के आरंभ में ही दिल्ली ऐसी राजधानी में बदली, उस क्षेत्र को इतना विकसित हो गया दोस्तों कि उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये फैल गया। इसका अस्तित्व बहुत दूर तक हो गया दोस्तों। तालिका 1 में फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों को पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी दोस्तों। तो अगर हम आपको फिर से लेके चले तालिका नंबर 1 पर, जो दिल्ली सल्तनत में आते हैं जिनके द्वारा दिल्ली की पहचान बनी दोस्तों, वो 5 वंशों की पहचान कीजिए। और वो कौन से हैं दोस्तों जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तो हम आपको दिखाते हैं वो कौन थे जिनसे दिल्ली की सल्तनत बनी दोस्तों। तो इस इमेज में देखिए, सबसे पहले आते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक, यानी तुर्की भी थे उसमें। उसके बाद खिलजी वंश आता है नंबर 2 पर। तीसरे पे आता है तुगलक वंश, और चौथे पे आता है सैयद वंश, और 5वें पे आता है लोधी वंश। तो ये 5 थे जिन्होंने जो है शासन किया था दिल्ली पे, जो दिल्ली पे राज करते थे और दिल्ली को समय समय पर जो है क्षेत्रफल बढ़ाया, और समय समय पर बहुत कुछ दिल्ली में परिवर्तन किया। तो हम आगे फिर से देखते हैं, और साथ ही साथ इन एक शासकों के बारे में पढ़ते रहेंगे। जैसे तुर्की शासक थे, तुर्की शासक में 4 महत्वपूर्ण शासक थे, खिलजी वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक थे। तो इनके बारे में भी हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो दिल्ली के 5 सल्तनत थे जिन्होंने मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनाई थी, उन 5 सल्तनत को देखा, और उसमें आने वाले जो प्रमुख शासक थे उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर अनेक नगर बसाए गए थे इन सुल्तानों के द्वारा, जो इनकी सल्तनत वहाँ पर चलती थी। मानचित्र 1 को देखकर देहली ए कुहना, तो देखो दोस्तों, देहली ए कुहना, सीरी और जहाँपना ये महत्वपूर्ण जगह हुआ करते थे। इनको पहचानिए। तो हम देहली ए कुहना देखते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर देहली ए कुहना दिख रहा है जो दिल्ली का एक महत्वपूर्ण नगर था। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे सीरी की बात की जा रही है, उसके बाद जहाँपनाह की बात की जा रही है। तो दिल्ली ए कुहना के ऊपर आप आते हो तो आपको जहाँपनाह दिखता है दोस्तों, और उसके ऊपर सीरी आता है। तो आप देख रहे हो ये तीनों ऐसे नगर हैं जो सुल्तानों के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ पर देखो, जो दिल्ली की सल्तनत थी दोस्तों, उसमें जो सुल्तान हुआ करते थे वो अलग अलग शहर बसाए, अलग अलग नगर बसाए। उसमें से आपने देखा यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण हैं, दिल्ली ए कुहना, सीरी और जहाँपनाह, जिसमें दिल्ली ए कुहना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी आप आगे भी देखोगे।
उसके बाद जहाँपना और सीरी है। तो देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ये तालिका नंबर 1 थी जिसके बारे में आपने देख लिया। उसमें जो सल्तनत थी दिल्ली की 5 सल्तनत के बारे में आपने देख लिया। और अभी आगे भी जैसे जैसे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं वैसे वैसे हम इसको फिर से दोबारा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, किस तरीके से मिलती है और कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में यहाँ देखते हैं दोस्तों। हालांकि अभिलेख के बारे में आप जानते हो दोस्तों। अभिलेख के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अभिलेख सिक्के और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं हमें मिलती है। तो ये वो स्रोत है दोस्तों जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जिसमें अभिलेख आता है, सिक्के आते हैं और स्थापत्य आते हैं। इनके माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण जो इतिहास की तारीख है दोस्तों, इतिहास की तारीख है, वे सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो देखो दोस्तों, जो उस समय की तारीख हुआ करती थी उस सुल्तानों के शासनकाल में, जो वहाँ के सुल्तान हुआ करते थे उनके शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी, इसलिए वो सभी जो लिखावट थी दोस्तों वो फारसी में हुआ करती थी। आगे देखते हैं त्वरित। जो यहाँ पर देखो दोस्तों, त्वरित को जो बहुवचन बताया गया है, तो बहुवचन के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, यानी कि वो बहुत जानकार होते थे, पढ़े लिखे होते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है दोस्तों वो सचिव के रूप में होते थे, प्रशासक के रूप में, कवि के रूप में और दरबारियों के रूप में ये रखे जाते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो देखो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण कार्य होता था इनका। जो सचिव होते थे, कवि होते थे, दरबारी होते थे, इसीलिए ये दोस्तों सुशिक्षित होते थे ताकि राजा को अच्छी जानकारी दे सकें और राजा को सही निर्देश दे सकें। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल भी देते थे। तो देखो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जो कवि, सचिव, प्रशासक और दरबारी हुआ करते थे। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी उस समय। अब हम यहाँ पर न्याय चक्र की बात करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर न्याय संगत शासन की बात आई दोस्तों, तो न्याय चक्र की भी बात कर लेते हैं। और हम अभी 13वीं सदी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था। तो किसने लिखा दोस्तों? फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा। वो लिखते हैं, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। अब क्यों नहीं चल सकता था दोस्तों? तो यहाँ पर आपने पढ़ा कितना महत्वपूर्ण भूमिका इनका होता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से। तो इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों। तो किसानों से किस तरीके से राजस्व इकट्ठा किया जाता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। तो देखो दोस्तों, ये जो कड़ी चल रही है कि राजा किस पे आश्रित है, सैनिक किस पे आश्रित है और किसान किस पे आश्रित है, फिर जो है राजा किस पे आश्रित है, ये जो कड़ी चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पूरा एक परिवार, आप कह सकते हो एक पूरे परिवार की तरह चल रहा है कि राजा जो है मंत्रियों पर आश्रित है, मंत्री वेतन पर आश्रित है, वेतन किसानों से आ रहा है, किसान न्याय पर आश्रित है, न्याय मिलेगा तो किसान खुश रहेगा और अपनी खेती बाड़ी या किसानी अच्छे से कर सकेगा दोस्तों। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। नंबर 1 पर तवारीख जो बहुवचन में है दोस्तों, जिसके बारे में भी आपने ऊपर देखा। तवारीख के लेखक नगरों में यानी विशेषकर दिल्ली में जो रहते थे वहाँ में शायद ही कभी रहते हों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था मैं कि जो वहाँ के लेखक हुआ करते थे विशेषकर दिल्ली क्षेत्र के, जो दिल्ली क्षेत्र में लेखक रहा करते थे और दिल्ली एक नगर हुआ करता था, वो लेखक ऐसे थे कि शायद ही वो कभी गांव में भी रहते रहे हों, यानी कि गांव में शायद ही कभी रहते रहे हों। और नंबर 2 पे वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा के लिए लिखा करते थे। तो दोस्तों इसको आपने पहले भी देखा है, पिछली वीडियो में भी मैं बताया हूँ
कि जो कवि हुआ करते थे, जो इश्तिहार लिखते थे, यानी कि जो उनकी प्रशंसा करने के लिए जो कुछ लिखा करते थे, वो इसीलिए लिखा करते थे कि राजा खुश हो जाएंगे और खुशी से राजा कुछ हमें इनाम के रूप में कुछ न कुछ देंगे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि वो इसलिए लिखते थे कि सुल्तानों के लिए वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आस में लिखा करते थे। नंबर 3 पर ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्धि अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो ये देखो दोस्तों, उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार एवं लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाने की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, जो आज की दृष्टि से अगर हम देखें दोस्तों तो वो बिल्कुल ही गलत है। जो जन्म सिद्ध के आधार पर नहीं होना चाहिए, लिंग भेद के आधार पर नहीं होना चाहिए। और ऐसी सलाह उस समय दोस्तों जो इनके शासक लेखक अक्सर राजाओं को दिया करते थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं हुआ करते। देखो दोस्तों, उस समय भी ऐसे विचारों से सभी लोग सहमत नहीं हुआ करते थे। अब जन्म सिद्ध की अधिकार बात करें तो जन्म सिद्धि क्या होता है दोस्तों? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। तो यानी कि जो उन्हें विरासत में मिलता है दोस्तों, वो जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। आगे देखते हैं, सन 1236 ईस्वी की बात हो रही है। सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो देखो दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंह जो थी वो 1236 में सिंहासन पर बैठी, और बैठने का भी कुछ कारण रहा होगा दोस्तों। जब महिला सिंहासन पर बैठ रही है, उस युग के इतिहासकार जो थे मिन्हाज ए सिराज, तो उस समय दोस्तों इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी। तो देखो दोस्तों, वो योग्य और सक्षम थी, इसलिए वो राज सिंहासन पर बैठी। लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। तो देखो दोस्तों, ये महिला थी और ये शासन यानी कि अपनी गद्दी तो संभाल ली, राज सिंहासन तो संभाल लिया, लेकिन एक शासक के रूप में अपनी सभी सेवाएं नहीं दे पा रही थी। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। यानी जो दरबारी हुआ करते थे वो स्वतंत्र रूप से शासन करने में प्रसन्न नहीं थे, या आप कह सकते हो उनके कामकाजों से या उनसे प्रसन्न नहीं हुआ करते थे जो उनके दरबारी हुआ करते थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देखो दोस्तों, 1236 में रजिया सुल्तान जो रजिया जो है गद्दी पर बैठती हैं, और इन्हें दोस्तों 1240 में दोबारा से गद्दी से हटना पड़ता है और इन्हें हटा दिया गया 1240 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज जो एक इतिहासकार थे, मिन्हाज ए सिराज, और रजिया के बारे में क्या लिखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो है दोस्तों रूढ़िवादिता यहाँ पर दिख रही है मिन्हाज ए सिराज के अकॉर्डिंग। मतलब जो मिन्हाज ए सिराज यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। और आगे क्या लिखते हैं दोस्तों, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। तो देखो दोस्तों, उन्होंने जो सिक्के छपवाए और सिक्कों पे अंकित भी करवा दिया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। तो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र था दोस्तों, वहाँ पर काकतीय वंश का राज्य हुआ करता था। उस वंश की रानी द्रुम्मा देवी थी, और ये भी एक महिला थी दोस्तों। द्रुम्मा देवी 1262 से लेकर के 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो देखो दोस्तों, उनके व्यवहार में, द्रुम्मा देवी के व्यवहार में और रजिया के व्यवहार में बिल्कुल अंतर पाया जाता है, और दोनों ही एक महिला शासक थी।
द्रुमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो पुरुष होने का उन्होंने भ्रम पैदा किया, जो कि रजिया सुल्तान ने दोस्तों नहीं लिखवाया था। उन्होंने सिक्कों पे क्या लिखवाया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और इनके सिक्के पे जो मुहर लगी थी और यहाँ पर जो लगी थी, दोनों में अंतर देखने को मिल रहा है दोस्तों। एक ही महिला शासक थी, एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003, जिनका नाम जो दीदी के नाम से जानी जाती थी, बड़ी बहन से निकल कर के, जो बड़ी बहन होती उन्हें दीदी कहा जाता है, तो उन्हीं से निकल कर यानी उन्हें दिद्दा कहा जाता था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मिनहाज सिराज क्या लिखते हैं, ऊपर भी उन्होंने जिस तरीके से लिखा कि रानी वो महिला है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर, पुरुषों के अधीन होना चाहिए, उन्हें रानी के पद पर नहीं आना चाहिए था। और फिर यहाँ पर रजिया सुल्तान जो है, जो सिक्के बने उस पर उन्होंने अंकित करवाया कि मैं रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर आपने यहाँ पर देखा दोस्तों द्रुमा देवी के बारे में, द्रुमा देवी किस तरीके से शासक की, और यहाँ पर आपने देखा एक और शासक थी जो कश्मीर की शासक थी, जो दिद्दा यानी दीदी के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस तरीके से हुआ, और ये गैरीसन शहर से लेके साम्राज्य तक का विस्तार किस तरीके से हुआ, और इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप इस इमेज को देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ये आप देख रहे हो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र दोस्तों, ये गंगा नदी का क्षेत्रफल है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र दिख रहा है। तो आप देखो कितना बड़ा क्षेत्रफल हुआ करता था, कितनी दूर तक इनका शासन फैल गया था दोस्तों। तो चलो इसको अब आगे देखते हैं। यहाँ पर थ्योरी पार्ट में इसको दोस्तों 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, तो दोस्तों हम 13वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब दिल्ली सल्तनत की बात होती है तो दिल्ली की बात होती है दोस्तों। जो दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी वो 13वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में आई, और हम 13वीं शताब्दी को पहले से ही पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को दोस्तों क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर गैरिसनों कहा जाता है। तो गैरिसन क्या होते हैं दोस्तों, जो रक्षक होते हैं उनके सैनिक की जो छोटी छोटी टुकड़ी होती है उसे गैरिसन कहा जा रहा है। के निवासी यानी कि गैरिसनों के निवासियों के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे यानी कि शहरों से दूर शायद ही कभी फैला रहा हो। यानी कि दोस्तों जो दिल्ली सुल्तानों का जो शासन हुआ करता था और उसमें जो सैनिक हुआ करते थे, वो शहरों जो सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर आप कह सकते हो कि शहर तक ही दोस्तों ये फैले थे। शहरों के बाहर इनका बिल्कुल भी फैलाव नहीं हुआ करता था, और ये किलेबंदी शहर से परे मतलब किलेबंदी के अंदर ही रहा करते थे। इनका क्षेत्रफल ज़्यादा दूर तक उस समय नहीं हुआ करता था। शहरों से संबंध, शहरों के साथ इनका संबंध तो होता ही था, उनसे उनका लेन देन होता था। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि शहरों से संबद्ध, शहरों से इनका आदान प्रदान हुआ करता था, लेकिन उनसे दूर जो भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। तो देखो दोस्तों शहरों के साथ इनका रिश्ता था, जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनसे यानी आप कह सकते हो कि शहरों के साथ इनकी अथॉरिटी थी, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर इनका कोई नियंत्रण नहीं हुआ करता था, ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देखो दोस्तों ये लूटमार अन्य चीज़ों पर ये आश्रित हुआ करते थे, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ जो है क्षेत्रफल दिल्ली के कुछ ही इलाकों में हुआ करता था दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि जो सुल्तानों का शासन था, सुल्तानों की सैनिकों की टुकड़ियाँ जो थी वो एक मजबूत किलेबंदी के अंदर रहती थी। इस वजह से इनका फैलाव जो था शहरों की तरफ कम हुआ करता था, क्योंकि ये किले के अंदर रहा करते थे, और जो इनको किलेबंदी थी दोस्तों वो बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। इसीलिए ये यहाँ से कम निकलते होंगे, और इस वजह से इनका पहुँच शहरों तक कम हुआ करती थी। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों, तो गैरीसन शहरों दोस्तों जहाँ पर सैनिकों का
रहने का स्थान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैरीसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, यानी कि दिल्ली से सुदूर, दिल्ली से बहुत दूर आप देखते हो बंगाल का क्षेत्र और सिंध का क्षेत्र। तो पंजाब बंगाल का क्षेत्र दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और सिंध का क्षेत्र दोस्तों ये पश्चिम की क्षेत्र में पड़ता है। तो पूरब और पश्चिम आप कह सकते हो, या बंगाल और सिंध के गैरीसन जो वहाँ के सैनिक हुआ करते थे, किलेबंदों में रहते थे, उनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बागपत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क की नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो गए थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी और आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो उस समय दोस्तों जो अफ़गानिस्तान से जो हमलावर आते थे, वहाँ के सूबेदार जो आते थे, उनसे लगातार इन्हें चुनौतियाँ मिलती रहती थी और उनसे लगातार इनके साथ जो है युद्ध होते रहते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसकी संस्थापक गयासुद्दीन बलवन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो देखो दोस्तों, इन चुनौतियों को ये लोग बड़ी मुश्किल से बचाए हुए रखा था, लेकिन इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इस सल्तनत का संस्थापक जो था गयासुद्दीन बलवन के शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि स्थापना गयासुद्दीन और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में हो रहा है, राज्यकाल यानी कि शासनकाल में हो रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत की भीतरी सीमाओं यानी शहर के उनके क्षेत्र में भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उसका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर वो अपने क्षेत्र की भीतरी स्थिति को मजबूत करेंगे, जो उनके सैनिक थे उनको मजबूत करेंगे, तो वो किसी से भी युद्ध आसानी से लड़ सकते हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्रहकों तथा चरागाहों को उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। तो देखो दोस्तों, ये विकास के लिए क्या किया इन लोगों ने? जंगल को काट दिया, जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी उसको बराबर कर दिया और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया और वो ज़मीन जो जंगल हुआ करते थे, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उसे बराबर करके किसानों को दे दी गई ये ज़मीन कि किसान उस पर क्या करेंगे दोस्तों? कृषि कार्य के लिए किसानों को दिया गया और कृषि कार्य को प्रोत्साहन भी दिया गया कि आप इस पर कृषि करो। इस कृषि के लिए क्यों दिया गया दोस्तों? क्योंकि उस समय कृषि ही एक ऐसा साधन था जिससे वहाँ पर शासन करने वाले, उस क्षेत्र में शासन करने वाले लोग को पैसा मिलता था। वो भी कर के रूप में ये पैसा वसूलते थे और उससे उनका शासन चलता था दोस्तों, उनकी सेनाएं मजबूत होती थी। व्यापार मार्गों को सुरक्षा मिली, व्यापारी का आना जाना अच्छा हुआ, इससे भी उनका क्षेत्र का विकास हुआ। व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले बनवाए गए। गैरीसन शहर यानी कि सैनिकों के लिए अच्छे व्यवस्था किए गए दोस्तों और शहर बनाए एवं बसाए गए। तो देख रहे हो दोस्तों, उस समय कितनी व्यवस्था की गई और क्या क्या बदल दिया गया उस समय। दूसरे विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुई। ये तो अंदरी सीमा थी दोस्तों। अब बाहरी सीमा की बात करें तो दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। तो देखो दोस्तों, किसको? अलाउद्दीन के शासनकाल में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसने दक्षिण भारत को लक्ष्य किया, दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो प्रारंभ किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ करता है और इसको बखूबी निभाता हुआ जो मोहम्मद तुगलक था,
उस समय अपने चरम पर था और ये लगातार विस्तार करते जा रहा था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में कर लिया। तो देखो दोस्तों, जब सेनाएं बढ़ती गई, उसकी सेनाएं मजबूत होती गई, उसका साम्राज्य का विकास बढ़ता गया, तो इस तरीके से उसकी सल्तनत में सेनाओं ने हाथी, घोड़े, इन सभी चीज़ों को मजबूत कर लिया। इसी वजह से दोस्तों मोहम्मद तुगलक जो था, इसका क्षेत्रफल बढ़ता गया और इसी वजह से मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, उसके समय में ये एकदम चरम सीमा पर थी। उस समय ये जो है अपने फॉर्म में हुआ करता था। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। तो देखो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की जो सेनाएं थी शुरुआत में बहुत कमज़ोर हुआ करती थी, अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो देखो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि मोहम्मद तुगलक के समय में ये अपने चरम सीमा पर थी, क्योंकि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तभी ये उस समय चरम सीमा पर चल रहा था और इसका शासन बहुत ज़बरदस्त चल रहा था दोस्तों। इसने यानी मोहम्मद तुगलक ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। तो देखो दोस्तों, जो उनके विपरीत होते थे, जो उनके दुश्मन हुआ करते थे, उनको ये हराता था और उनके शहरों पर कब्जा कर लेता था। इसके सूबेदार यानी कि मोहम्मद तुगलक के जो सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर भी देखते हैं किस तरीके से उस समय ये अपना धीरे धीरे शासन प्रभावित कर रहा था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत पर अभियान था, जो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले प्रारंभ किया था दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य बनाया गया था। लेकिन मोहम्मद जो तुगलक हुआ करता था दोस्तों, आपने देखा था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये चरम पर था। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों किस तरीके से कहाँ तक जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था और किस प्रकार से ये दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उस समय सेनाएं कमज़ोर हुआ करती थी दिल्ली की, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे जीता भी दोस्तों। ये इमेज देखो दोस्तों, ये कुतुब मीनार और उसके परिसर की इमेज है। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। 12वीं सदी के आखिरी दशक में, यानी 12वीं शताब्दी जब चल रही थी, उसके आखिरी दशक में बनी कुतुबत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहरों में स्थित था। तो जो दिल्ली का सबसे पुराना शहर था दोस्तों, उसमें ये बना हुआ था। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहना यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो देखो दोस्तों, जो मीनार थी, इस मीनार को 3 सुल्तानों ने मिलकर के बनाया था। सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर फिरोज शाह तुगलक। इन 3 शासकों ने मिलकर के इस मीनार का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं मस्जिद के बारे में। यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ ही साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि
वहाँ का नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश, जिसे खुतबा के नाम से जाना जाता है, वो उपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरह मुँह करके खड़े होते हैं। और भारत में अगर हम देखें तो मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की दिशा को कितबा कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो मक्का का दिशा पड़ता है उसे कितबा कहा जा रहा है। हर चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ के से इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। जैसे आराधना में जो सजदा करते हैं वो घुटने तथा माथा टेक करके करते हैं। और यहाँ पर जो इमाम होते हैं दोस्तों, उन्हें नेता कहा जाता है। तो आपने नेता जो सुना है उसे मुसलमान शब्दों में उसे वो इमाम कहते हैं। और धर्मोपदेश को खुतबा कहा जा रहा है। और जो मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जा रहा है दोस्तों, उसे किबला कहा जाता है। आगे देखते हैं चित्र 3, बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणास्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी दोस्तों। तो आप देख रहे हो कितनी महत्वपूर्ण ये भी थी और इसे किसने बनवाया था। आगे देखते हैं, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम की रक्षा होने के दावे को बल मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज और जाता है दोस्तों, इससे एकता को भी बल मिलता है। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल के आता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने के लिए भी मस्जिदें सहायक थी। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है कि जब सब एक साथ रहेंगे तो उन सभी को एक ही धर्म के साथ आस्था रहेगी और वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो मोट की मस्जिद है वो सिकंदर लोदी के शासनकाल में या उनके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी, जो मोट की मस्जिद थी। और जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो मोट की मस्जिद है सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई। और कमाली की मस्जिद जो है जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनवाई गई थी। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे दोस्तों खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र, यानी कि हम खिलजी और तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, तो इसलिए हम आज यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।